Assalamu alaikum. The next question from chapter number 15 is how does control system maintain homeostasis? Let's see that what sort of relationship is existing between homeostasis and control system. जैसा कि हम अपने पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस वो फिनोमिनन है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन किए रखते हैं। तो इस होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल सिस्टम डेवलप हुआ होता है और ये कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरह से फिजिकल सिस्टम्स के कंट्रोल सिस्टम्स वर्क करते हैं। यहाँ हम फिजिकल सिस्टम्स के तौर पर रेफ्रिजरेटर्स को, ओवन्स को, एयर कंडीशनर्स को या आयरन को देख सकते हैं। इस स्लाइड में ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें जो येलो बॉक्स है ये मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शो कर रहा है, जैसे कि हम इसको ह्यूमन बीइंग कंसीडर कर सकते हैं। इस येलो बॉक्स में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टॉप पर कंट्रोल सिस्टम है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे देखिए आजकल हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है डेली, यानी एक वाइड रेंज है। इसके मुकाबले में जो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा कंट्रोल सिस्टम उसको नैरो रेंज में मेंटेन किए रखता है जो कि 36.5 से 37.2 तक का होता है। तो कंट्रोल सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली वाइडर चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट पर अफेक्ट नहीं करने देता। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, ये जो दो सेल्स इसके बने हुए हैं, इन दोनों सेल्स में इनका अपना अपना कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने सेल्स होते हैं हर सेल का अपना अपना कंट्रोल सिस्टम होता है। ये कंट्रोल सिस्टम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन रखता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसे हम इंट्रासेलुलर कह रहे हैं, जो आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट है विद इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कह रहे हैं। जैसे अगर ये सेल बोन सेल है तो बोन सेल में वाटर को इतना ज्यादा मौजूद नहीं होना चाहिए। बोन सेल अगर 50% वाटर रिक्वायर्ड करता है तो यहाँ नैरो रेंज क्या हो जाएगा, 49 से लेकर 51% तक का। एक्स्ट्रा वाटर को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कंट्रोल सिस्टम रिलीज करवा देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये जो दूसरा सेल है वो हमारा ब्रेन सेल है तो ब्रेन सेल को 80% तक वाटर चाहिए होगा, उनको वाटर ज्यादा चाहिए होता है, तो इनका कंट्रोल सिस्टम उसको विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन किए रखेगा। जैसे अगर 80% वाटर चाहिए तो वो 79 से लेके 81 या 82 तक का रेंज होगा। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज करवाया जाएगा, अगर सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में कम वाटर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से वो सेल के अंदर एंटर करवाया जाएगा और ये मेंटेनेंस कंट्रोल सिस्टम करवाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर और एक सेलुलर लेवल पर। यहाँ इस स्लाइड में हमारे पास फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स या पार्ट्स शो किए हुए हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में देखिए एक सेंसर मौजूद होगा। जैसे अगर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम रेफ्रिजरेटर का देखें, हमने रेफ्रिजरेटर को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ था। अगर टेम्परेचर कम हो गया है 18 से या उससे ज़्यादा हो गया है तो उसका सेंसर यानी थर्मोमीटर इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। हमारे पास रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर था 18 डिग्री सेंटीग्रेड, वो इंक्रीज कर गया है, 18 से ज़्यादा हो गया है। इस चीज़ को जज करना है थर्मोमीटर ने। थर्मोमीटर मैसेज देगा थर्मोस्टेट को, थर्मोस्टेट कूलिंग यूनिट को फौरन ऑन करवा देगा। एज अ रिजल्ट
टेम्परेचर दोबारा से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में भी टेम्परेचर की मेंटेनेंस होती है। यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को आप रिसेप्टर कहते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, बेसिकली वो डिटेक्ट करते हैं। जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, रिसेप्टर उसको जज करेंगे, डिक्रीज होगा तब भी रिसेप्टर जज करेंगे और मैसेज कन्वे करेंगे कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेटर ऑर्डर देगा इफेक्टर को, इफेक्टर यानी हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल की तरफ लेकर जाएंगे। Our control system has 3 parts: receptors, coordinator and effectors. Now what are receptors? Receptors are those sense organs which can judge stimulus. Sometimes receptors they are the endings of the nerve cells. जो हमारे nervous system के cells हैं, neurons, उनकी endings भी कभी कभार receptors के तौर पर काम करती हैं। तो receptors ऐसे organs हैं जो stimulus को जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। स्टिमुलस क्या चीज़ है? स्टिमुलस बेसिकली कोई भी चेंज है जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है। जैसे देखिए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इस चेंज को जज करने के लिए रिसेप्टर हमारी स्किन होगी। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो ये भी स्टिमुलस कहलाएगा। So stimulus is any change in the external or internal environment of the living organism. Next is the coordinator. Coordinator is basically control center of the control system. Now coordinator is the nervous system and it is having 2 parts, brain and spinal cord. Now third components or third part of the control system is effector. Effectors are those organs which are showing responses. These are मसल्स और ग्लैंड्स। ये 2 ही ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होंगे या फिर ग्लैंड्स होंगे, और ये काम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करेंगे। रिस्पॉन्स क्या चीज है? रिस्पॉन्स इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द स्टिमुलस। जो चेंज आई है एनवायरनमेंट में उस चेंज को डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर को मैसेज देगा कि ये चेंज आ गई है, इसको कंट्रोल किया जाए। कोऑर्डिनेटर कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर देगा इफेक्टर को और इफेक्टर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है। यहाँ देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग है उसको 2 फ्लो चार्ट्स में दिखाया हुआ है। Basically, in living systems, detection of signal and response is a feedback mechanism. अब feedback mechanism क्या होता है? Feedback mechanism ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट, वो ही उस रिएक्शन को बाद में कंट्रोल करता है। जैसे देखिए ये जो बी डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड कर गया है, इंक्रीज कर गया है। इसके रिजल्ट में क्या होगा? जो स्किन के अंदर सेल्स हैं वो फौरन उसको डिटेक्ट करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और वो मैसेज देंगे ब्रेन को। ब्रेन के अंदर थर्मोस्टेट मौजूद है, जो ब्रेन का एक पार्ट है, वो टेम्परेचर रेगुलेटर है। वो इस चेंज को के मैसेज को रिसीव करेगा और उसके बाद फौरन वो ऑर्डर दे देगा स्वेट ग्लैंड्स को कि वो स्वेट प्रोड्यूस करें। एज अ रिजल्ट स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव होंगे, एवेपोरेट होंगे बॉडी से। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि आपस में जुड़े हुए होते हैं, जब एक वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहा है उसके दरमियान उसका जो बॉन्ड था दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो ब्रेक हुआ। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर यूज हुआ उसकी ब्रेकेज में और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। जो ही बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये मैसेज कन्वे होगा वापस ब्रेन को, वो थर्मोस्टेट दोबारा से ये फंक्शन रोक देगा। अब स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज जाना बंद हो जाएगा। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो ही रिएक्शन को एंड पर कंट्रोल कर रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म में यहाँ देखिए आपके पास
फॉरवर्ड जा रहा है पहले रिएक्शन, फिर बैकवर्ड जा रहा है। ये जो फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप कहलाती है। जबकि जब आपका टेम्परेचर एडजस्ट हो गया है और मैसेज गया है अब थर्मोस्टेट को कि फॉरवर्ड रिएक्शन अब रोक दिया जाए, ये नेगेटिव फीडबैक लूप कहलाती है। So, in the living systems, there is an inverse effector response against the stimulus, which is called negative feedback. यानी इफेक्टर्स जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो मैसेज कन्वे करते हैं वापस कोऑर्डिनेटर को कि जो ऑर्डर दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। एज अ रिजल्ट अब रिएक्शन को रोक दिया जाए तो जो कोऑर्डिनेटर है वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। थैंक यू।